नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें हमारे लोन्स जो है वो किस प्रकार से रीपे करने चाहिए। अगर हमारे पर एग्जिस्टिंग लोन्स है तो हम वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और अगर हम कोई नया लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन से ऐसे क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे हमें लोन लेना चाहिए। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 20% ऑफ द लोन अमाउंट से ज़्यादा ही डाउन पेमेंट करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप अच्छा खासा 2 3 4 साल सेव करें और वो पैसा उठा के अपने डाउन पेमेंट में डाल दें, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आपका डाउन पेमेंट होगा उतना ही कम लोन लेना पड़ेगा और उतने ही कम अमाउंट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक है वो चार्ज करेगी। आज के डेट में पोस्ट पैंडेमिक हाउसिंग लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम हो चुके हैं एज कम्पेयर टू व्हाट दे यूज्ड टू बी। कुछ बैंक्स तो 6.5% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू ट्राई कि आप डाउन पेमेंट में मैक्सिमम पैसा डालें ताकि आपकी लोन अमाउंट कम से कम। बट रूल ऑफ थंब ये है कि एटलीस्ट 20% आपका जो भी टोटल कॉस्ट है उतना आपको डाउन पेमेंट करना ही है। अगला दोस्तों पॉइंट है पार्ट पेमेंट्स के बारे में। बहुत सारी बैंक्स होती है जो आप जब लोन लेते हैं और लोन चुकाने के लिए जाते हैं पार्ट पेमेंट में, तो आपको ये कहती है कि आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसका 25% ही आप एक फाइनेंशियल ईयर में पे आउट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास 25% से ज़्यादा आप पे आउट करने की कोशिश करते हैं, दे चार्ज यू सम काइंड ऑफ पेनल्टी फी फॉर प्री पेमेंट ऑफ द लोन। अब जब हम पेनल्टी फी सुनते हैं तो हमें लगता है कि ओ गॉड, बहुत बड़ा अमाउंट होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं एंड यू वांट टू पे मोर देन 25%, यू शुड डू इट। क्योंकि दोस्तों इन द लॉन्गर रन ये पेनल्टी फी जो होती है, जो कि ये प्री पेमेंट के लिए आपसे चार्ज करते हैं, इज़ मच 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 लेसर देन जो वो लोग आपसे इंटरेस्ट वसूल करते हैं। तो दोस्तों, वंस यू स्टार्ट विद द लोन, आपको एक ब्लॉकिंग पीरियड होता है 2 साल 3 साल का। उसके बाद ट्राई एंड पे बैक एज मच एज यू कैन इन पार्ट पेमेंट्स, प्रॉबली 25% या 30% के स्लैब में, या अगर उससे ज़्यादा भी आप पे कर सकते हैं तो प्लीज़ पे बैक। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट यू नीड टू डू इज़, अगर आप लोन ले रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर दैट आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स है लोन का, वो जितना कम से कम आप रख सकते हैं उतना कम से कम रखें, और आपका EMI जो है, जो पर मंथ जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अब होता क्या है ना, जब आपका ड्यूरेशन कम होता है, आपका दोस्तों जो EMI होता है वो बेसिकली 2 हिस्सों में बटा होता है। वन इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे अगर आपने 30 लाख का लोन लिया है तो 30 लाख में से कुछ अमाउंट कम होगा पर मंथ, और दूसरा होता है आपका जो इंटरेस्ट है जो आप बैंक को पे करोगे। लेकिन अगर आपका टेन्योर ऑफ लोन कम है तो आपका जो EMI है उसमें का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका लोन का जो टेन्योर है वो कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जब आप प्री पेमेंट करते हैं, ओके, तो प्री पेमेंट करने के वक्त आपसे पूछा जाता है कि आपको EMI का अमाउंट कम करना है या नंबर ऑफ ईयर्स कम करने हैं। अगेन दोस्तों, इसमें यू शुड कीप योर EMI अमाउंट कांस्टेंट। मतलब अगर आप 70,000 पे करते थे पर मंथ तो आपको 70,000 ही करना है, और उस केस में भी आपको नंबर ऑफ ईयर्स जो है अपने लोन के टेन्योर के वो कम करने हैं। क्योंकि अगेन सेम फंडा यूज़ होता है कि अगर आप एक बड़ा चंक बैंक को भर रहे हैं, उस EMI में से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कटेगा इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट। सो दोस्तों, अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना EMI का जो अमाउंट है वो कम ना करें, आप जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो कम करें। ऑल्सो दोस्तों, शॉर्ट टेन्योर का ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी जो लोन्स हैं वो फटाफट ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिर पे लाइबिलिटी है, राइट। और जैसे ही आपका लोन वो ख़त्म होता है, प्रॉबली यू कुड गो फॉर नेक्स्ट लोन, और ये साइकिल चलती रहती है। यू आर इन डेप्थ, यू क्लियर इट, अगेन यू आर इन डेप्थ, यू क्लियर इट। और जब आप ये करते रहते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर है वो भी इंक्रीज होता है, बिकॉज इससे प्रूव होता है दोस्तों कि यू कैन बोरो एंड गिव बैक द मनी। सो यू आर समबडी जिस पे वो जो बैंक्स है वो डिपेंड कर सकते हैं या रिलाई कर सकते हैं, सबकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों,
पिक अप अ बैंक विच ऑफर्स यू मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप अपनी आईटी ठीक से पे कर रहे हैं, जो कि मैं बहुत ही बार कहती हूँ कि गाइस प्लीज़ पे योर आईटी ऑन टाइम, प्लीज़ पे योर आईटी प्रॉपरली। इसके दो रीजंस है, एक तो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में वो पैसा यूज़ होता है, और दूसरा दोस्तों इसके तीन रीजंस है एक्चुअली। पहले तो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में हमारे टैक्स का पैसा यूज़ होता है, दूसरा आपको रात को सुकून की नींद आती है, और तीसरा व्हेन यू पे हाई टैक्सेस आपकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत इंप्रूव होती है, जो कि अगर कभी भी आपको लोन्स या ऐसी चीज़ों की आवश्यकता हो तो उसमें मदद करती है। सो गाइस प्लीज़ पे योर टैक्सेस एंड पे इट ऑन टाइम। नेक्स्ट दोस्तों, नेवर मिस आउट अ मंथली पेमेंट। मतलब मेरा फंडा ये है कि अगर मेरी ईएमआई 25 तारीख को कटता है तो उसी महीने के 30 तारीख के अंदर मेरे नेक्स्ट मंथ का ईएमआई मैं उस अकाउंट में सबसे पहले जमा करती हूँ, सो दैट आई डोंट हैव दैट मेंटल प्रेशर कि अरे मुझे बैंक को रीपे करना है। अगर आप इस साइकिल को प्रॉपर, ये हो सकता है कि पहले 2-3 महीने आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, बट एक बार ये साइकिल जम जाती है ना, फिर आपको पता है कि आपके जो पेमेंट्स है वो टाइम पे जाएंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू लोन्स, थोड़ा बहुत पैसा तो आपको पहले से ही अलग करके रखना है, इन केस ऐसा कोई अननेचुरल सिचुएशंस आ जाते हैं। और अगर आप वो नहीं करते तो भी आपकी जो भी डेट पे आपकी ईएमआई कटती है, उसी महीने के उसके 3-4 दिन बाद आपके उस अकाउंट में उतना ईएमआई का पैसा होना चाहिए। ऑल्सो दोस्तों मैं अपने लोन्स के लिए जो है ना वो सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करती हूँ, सो दैट मुझे पता है कि एक बार अगर उस अकाउंट में मैं पैसा डंप कर देती हूँ फॉर ईएमआई, तो वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं होगा। सो यू शुड ऑल्सो ट्राई एंड यूज सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईएमआई। इससे कोई इश्यूज़ नहीं होता, क्योंकि आज के डेट में आपकी जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो केवाईसी के थ्रू आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होते ही हैं। बट अगर आप एक सेपरेट अकाउंट यूज़ करते हैं लोन के लिए, तो आपकी ईएमआई बाउंस होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट, जब आप ईएमआई पे करते हैं तो आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, टैक्स रिफंड मिलते हैं बेसिकली। तो आपके जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो आपको अकाउंट्स में मदद करते हैं, यू नीड टू स्पीक टू देम कि आप अगर इतना इतना लोन पे कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। ये एक पॉइंट है जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये टैक्स बेनिफिट्स बहुत हाई होते हैं। सो प्लीज़ टॉक टू योर सीए। नेक्स्ट, मैं जब भी कोई प्रॉपर्टी का लोन लेती हूँ, मतलब एक तो घर हो गया जो मुझे रहना है, लेकिन अगर उसके अलावा मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी लेती हूँ, तो व्हाट आई डू इज़ अगर मैं 50 लाख की प्रॉपर्टी लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 25 लाख तक मैं डाउन पेमेंट करूँ। ओके, और जो बचे हुए 25 लाख है, अब मैं क्या करती हूँ, वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वो प्रॉपर्टी रेंट आउट कर देती हूँ। अगर मुझे उस प्रॉपर्टी से 10,000 भी बेर मिनिमम आता है, मुंबई जैसे सिटी में मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही आएगा, 15-18 हज़ार के आसपास आता है। लेकिन अगर मैं बेर मिनिमम ये सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ 10,000 ही रेंट आता है, अब 25 लाख पे मुझे जो ईएमआई भरने को आता है, अगर मैं पकड़ती हूँ कि 10%, इससे कम ही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अगर मैं पकड़ती हूँ कि 10% के हिसाब से ही मुझे ईएमआई भरना है या मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो समझो एक मोटा मोटा मुझे 25,000 पर मंथ आता है। अब ये 25,000 में से 10,000 जो है वो मेरे रेंट में से आ जाते हैं, और प्रॉबेबली मुझे सिर्फ 15,000 मैनेज करना है उस प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए। अब दोस्तों 50 लाख की प्रॉपर्टी के लिए मुझे 15,000 पर मंथ भरना कोई बड़ी बात नहीं है, इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर। सो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि वंस यू बाय अ प्रॉपर्टी, थोड़ा डाउन पेमेंट कर दो और उसे रेंट पे डाल दो, अगर इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी है, और वो रेंट ही ईएमआई में घुमा दो। अब दोस्तों इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर मैं प्री पेमेंट कर रही हूँ, जो भी मेरे पास सरप्लस है, तो मेरी प्रॉपर्टी तो जल्दी ही छूट जाएगी, आई विल बी लोन फ्री फास्टर। बट इवन इफ आई डोंट डू दैट, और मैं 15 साल के लिए वो लोन खींचती हूँ, तो भी दोस्तों 15 साल तक 15,000 भरना वुड नॉट बी अ वेरी बिग टास्क। आई कुड प्रॉबली इजीली मैनेज इट। और ये 15,000 नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% 9% है प्रॉपर्टी के लिए। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूँ, अगर मैं हाउसिंग की बात करूँ तो 6-7% पे है, तो आपको 25,000 नहीं भरने को आएगा, प्रॉबली 18 या 20,000 आएगा। उसमें से भी अगर 15,000 का आपको रेंट आता है, तो हार्डली 4-5 हज़ार आपको पर मंथ स्पेयर करना पड़ेगा, ताकि आपके लोन्स जो है वो ठीक से रीपे हो। अब
15 साल के बाद अगर मैं ये 15 साल तक करती रहती हूँ तो प्रॉबली इन द फ्लो मेरी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मुझे लोन कब तक रीपे कर रही हूँ मैं। अगर दोस्तों यही फंडा मैं 15 साल तक अपनाऊँ तो दोस्तों महीने का 10,000 निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन उस पॉइंट पे जो मेरी प्रॉपर्टी आज मैं 50 लाख में ले रही हूँ वो हो सकता है 1 करोड़ की हो जाए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए प्रॉबली मैं 10,000 या 15,000 पर मंथ एक्स्ट्रा स्पेयर करूँगी। तो दोस्तों इट वुड बी अ गुड डील। सो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो था कि आपको लोन्स किस प्रकार से रीपे करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।